हेलो फ्रेंड, तो आपका इस सीरीज़ में जो है स्वागत है। और ये जो सीरीज़ है जीके एग्ज़ाम पॉइंट, इस सीरीज़ में हम लोग लगभग 10,000 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर एमसीक्यू अगर आपको 10 मिल रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो होंगे वो आपको हर क्वेश्चन के साथ बताया जाएगा, जिसकी वजह से 10 क्वेश्चन अगर आप देखते हो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं आपका 40 से 50 क्वेश्चन ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। तो ये जो सीरीज़ है आपका, जो है आपका 10,000 की जो सीरीज़ है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपका बेनिफिट करेगा। चाहे आप सेंट्रल या स्टेट कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और ये भी सेशन जो है आपका बीच बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लूँ। क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि जो दीन ए इलाही का जो धर्म है वो किसने चलाया था। ठीक है, तो दीन ए इलाही जो है इसका अर्थ होता है आपका, अगर अर्थ भी पूछा जा सकता है, दीन ए इलाही का अर्थ होता है आपका ईश्वर का धर्म। देखिए जो भी मैं पॉइंट आपको लिखवाता हूँ या फिर जो भी पॉइंट आपको मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं सारे जो पॉइंट है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही होते हैं। तो मेरा भी कोशिश यही होता है कि जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे लिखाऊं या फिर जो चीज़ें बोलूं, आप उस चीज़ को पूरा एक्यूरेट याद रखिएगा, मतलब कि उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन देखने को। तो दीन ए इलाही का अर्थ होता है आपका ईश्वर का धर्म। ठीक है, और 1582 में जो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो है इसको प्रारंभ किया गया था। इसका प्रारंभ करने का मेन मकसद ये था कि उनका जो इस्लाम धर्म और जो हिंदू धर्म था उनका जो है विश्वास को क्या करना था, जोड़ना था आपका। ठीक है, तो ये जो था ये अकबर ने चलाया था। ठीक है, अकबर ने चलाया था, और इसको कब चलाया था, 1582 में चलाया। तो अर्थ आपको पूछ लेगा और कब चलाया गया था। और जो दीन ए इलाही है इसका मेनली ये था कि इस्लाम और हिंदू धर्म के जो विश्वास है उनको एक जोड़ने का मतलब काम था। ठीक है, और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो अकबर का जो जन्म है, इसको भी याद रखिएगा, अकबर का जो जन्म है वो आपका अक्टूबर अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है, और मृत्यु की अगर बात करें हम लोग, तो मृत्यु जो थी वो आपका 27 अक्टूबर 1605 को हुआ था। जो जन्म है इसका थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है कि किस अक्टूबर को हुआ था, आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, मृत्यु जो है आपका 27 अक्टूबर 1605 को हुआ था। ठीक है, ये तीसरे मुगल सम्राट थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन थे मुगल सम्राट थे, तो ये आपके तीसरे मुगल सम्राट थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछा गया है कि किसको जो है 13 वर्ष की उम्र में जो है ताज पहनाया गया। ठीक है, तो अकबर को ही पहनाया गया था। 13 वर्ष की उम्र में ताज, ठीक है, और ये आपका 1556 में आपका पहनाया गया था। अगर डेट भी पूछेगा तो याद रखिएगा। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें आपको लिखा दे रहा हूँ। तो अकबर से आपको याद रखना है कि इनका जन्म अक्टूबर 1542 में हुआ था। अक्टूबर नहीं भी याद रखें, लेकिन आपको सन याद रखना है। ठीक है, सन आपको याद रखना है। मृत्यु आपका 1605 में हुआ था। ये तीसरे मुगल सम्राट थे, और 13 वर्ष की उम्र में इन्हें जो है ताज पहनाया गया था 1556 में। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, हुमायूं था। इनके जो पिता थे वो हुमायूं थे, और हुमायूं जो था इनका मृत्यु हुआ था 1556 में। उसी टाइम जो है इनको मतलब इनको जो है कार्यभार दे दिया गया आपका। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर हम बात करते हैं बाबर से क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, तो जो बाबर है इन्होंने जो है मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है,
यहाँ पे भी लिख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि आपको बुक खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना कौन किया था? आपका बाबर ने किया था स्थापना। ठीक है, और पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, और इसको भी लिख लीजिएगा। सब एग्जाम ओरिएंटेड है आपका, बुक भी नहीं खोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी आपका 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें से बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जहांगीर से, तो ये जहांगीर जो है भारत का चौथा मुगल बादशाह था। ठीक है, इसको भी याद रखिए, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वही मैं लिखवा रहा हूँ आपको। चौथा मुगल बादशाह था। हुमायूं को याद रखिएगा, हुमायूं का जो जन्म है वो आपका काबुल में हुआ था, यानी काबुल जो है आपका कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। ठीक है, का अफगानिस्तान में पड़ता है। और हुमायूं को जो है इनका असली नाम जो था ना, नसीर उद्दीन मोहम्मद करके था। इनका असली नाम क्या था? नसीर उद्दीन मोहम्मद था, और इन्हें हुमायूं के नाम से जाना जाता है। और ये कौन थे भाई? इनको जो है दूसरा सम्राट के नाम से जाना जाता था, दूसरा सम्राट। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि अगर 12 साल का बच्चा जो है बिना उसकी मर्जी के, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री में अगर काम कर रहा है, तो यह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो ये आपका अनुच्छेद आपका 24 है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आपका जितने भी आर्टिकल हैं आपका, ठीक है, एक एक आर्टिकल का मैं आपको सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, एक एक आर्टिकल का कोई भी गैप नहीं रहेगा आपका। ठीक है, 1 से लेकर 365 जितने भी होते हैं आपके आर्टिकल, तो आपके पूरे के पूरे 1, 2, 3 जितने भी आर्टिकल हैं सभी के सेपरेटली मैं वीडियो आपको बना प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप, और वहाँ पे इम्पॉर्टेंट भी मैं आपको आर्टिकल बता दूंगा कि कितने तक के आर्टिकल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में बस इतने से ही काम चलाइएगा, क्योंकि आर्टिकल से रिलेट सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पूरा क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि T20 के इतिहास में जो है 500 डाट फेंकने वाला जो पहला गेंदबाज कौन था? ये आपके भुवनेश्वर कुमार थे भाई। ठीक है, 500 डाट जो है T20 में जो है 500 डाट बॉल इन्होंने फेंका था, और ये इंग्लैंड के खिलाफ कोई मैच था अभी। ठीक है, रिसेंटली था इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसी के मैच के दौरान इन्होंने ये जो है उपलब्धि एक तरीके से अपना दिखाया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि स्वतंत्र भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना है आपका। ठीक है, पूरा नाम है आपका। और ये आपका जो है सन 1948 में जो है आपका अमेरिका में जो है टेनेसी नदी की परियोजना के तर्ज पे ये शुरू किया गया था। ठीक है, जो आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये आपका 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो टेनेसी कोई नदी है उसी परियोजना के तहत तो जो है ये शुरू किया गया था। और ये भारत में जो है एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है आपका। ठीक है, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है भारत में एक बहुत ही मतलब प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना के तहत जो थे 8 बांध बनाए गए थे। ठीक है, इनका मेनली यही इनका मेन उद्देश्य ये था कि बिजली को उत्पादन के बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, लगभग 1200 मेगावाट बिजली भी पैदा करता है ये आपका। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है भाई कि जो गंगा नदी है वो किस राज्य में नहीं बहती है आपका? तो जो गंगा नदी है ये आपका जो है उत्तराखंड के जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपका। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब अलकनंदा नदी और जो भागीरथी नदी है ये, ठीक है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी ये जब देवप्रयाग में मिलती है ना, तो वहीं से इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है आपका। ठीक है,
तो ये कहाँ से नहीं आपका बहती है भाई? गंगा नदी जो है आपका आंध्र प्रदेश से नहीं बहती है। अब देखो आंध्र प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है भारत का चावल का जो कटोरा होता है, ठीक है, भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं हम लोग? तो इसे हम लोग आंध्र प्रदेश को ही कहते हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में कुछ नदियाँ आपकी बहती हैं, जैसे कि आपका गोदावरी आपका वहाँ पे गोदावरी नदी जो है आपका वहाँ से बहती है, आपका कृष्णा नदी आपका वहाँ से बहती है, ठीक है। फिर आपका तुंगभद्रा नदी, ठीक है। ये कुछ नदियाँ हैं जो आपके आंध्र प्रदेश में क्या होती हैं, आंध्र प्रदेश से होकर बहती हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश से होकर बहती हैं। तो भारत का जो चावल का कटोरा है उसे किसे कहते हैं हम लोग? आंध्र प्रदेश को कहते हैं, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान देते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में, ठीक है, महिलाओं के लिए कितने सीटें जो है वो आपका आरक्षित किया गया है? तो लगभग जो है आपका 33% जो सीटें हैं वो क्या किया गया है? आरक्षित किया गया है आपका ये। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो जनगणना है आपका 2011 में, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कोशिश रहेगा कि सेपरेटली जो भारत की जो जनगणना 2011 में हुई थी उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। 20 से ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो कोशिश रहेगा कि उसको भी सेपरेट मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोला हूँ कि सेपरेट कवर होगा उसको 100% कराना ही है, ठीक है। क्योंकि अब इस वीडियो में कवर कराने का मतलब ईजिली वो आधा घंटा टेक डाउन कर लेगा, जिसके वजह से बाकी सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जिस जिस एरिया से आपका क्वेश्चन बनता है सेपरेटली उस सारी चीज़ों को मैं आपके पास लेकर आऊँगा। और एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, 60 से लेकर 70% तक अभी भी स्टैटिक जीके आ रहा है आपका, ठीक है। क्योंकि रेशियो कभी चेंज हो जा रहा है, 60 और 40 का आप रेशियो लेके चल सकते हैं, ठीक है। कितना रेशियो लेके चलना है? 60 और 40 का। कभी कभी स्टैटिक का पार्ट आप देखिएगा कि 60% तक दे देता है, ठीक है। और आपका जो क्या बोलते हैं कि जो करंट अफेयर का पार्ट है वो कभी कभी 40% रहता है, कभी कभी यही उल्टा हो जाता है भाई, ठीक है। कभी आप देखिएगा जैसे कि आप यूपीपीसीएल का उठा लीजिए, 20 क्वेश्चन में किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? करंट अफेयर के होते हैं। और इससे पहले अगर देखा गया था तो उस टाइम 8 क्वेश्चन रहते थे, 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टैटिक का वेटेज आज भी मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ज़्यादा है आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को मत ध्यान रखिएगा कि सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है तो आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मीन्स अच्छा नंबर आ जाएगा। तो इस डाउट में मत रहिएगा, आपको दोनों कवर करना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर रिसेंटली आप 6 महीने का ही कवर करिएगा, जो भी आप एग्ज़ाम देते हो 6 महीने का जो है मोर देन सफिशियंट होता है, उसको आप कवर करिएगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है। करंट अफेयर में भी कोशिश रहेगा कि जो अवार्ड जो सेपरेटली कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ क्वेश्चन बनता ही है तो उस टाइप के ही क्वेश्चन कराना है मुझे, ठीक है। करंट अफेयर से भी निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में 2011 में जो है उच्चतम लिंगानुपात था? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य जो था वो 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में लगभग देखिए इससे पहले 2001 में जनगणना हुई थी, उस टाइम जो है उनकी जो जनसंख्या थी लगभग 6 करोड़ के आसपास थी। और बाद में जो है ये 7 करोड़ हो गई 2011 की जनगणना में, जो तमिलनाडु है। और इनका जो लिंगानुपात है ये आपका लगभग 996 है आपका, ठीक है। इसी तरीके से अगर आंध्र प्रदेश की हम बात करें भाई तो 993 है आपका, ठीक है। आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 993 है। और आपका कर्नाटक का तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, 973 है, ठीक है। और उड़ीसा का जो है आपका 979 है, ठीक है। तो बाकी देखो बस आप इतना याद रखना, लिंगानुपात मैंने लिख दिया हुआ है। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जनगणना से वो मैं आपको सेपरेटली लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है और सभी क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए आप बिंदास रहिएगा, कोई आपका मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल रहा है आपका, ठीक है। फोर्स बिलियनियर 2022 की सूची में कौन सबसे हाईएस्ट पे है भाई? तो एलोन मस्क है, ठीक है। इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी देखने को चल रहा है, स्पेस एक्स है
और अभी रिसेंटली इनका जो है आपका पूरे अर्थ पे जी जो आपकी पृथ्वी है ना, इनके बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं धीरे धीरे। इनका मेन मकसद है कि भाई हर एरिया में जो है आपका मतलब इजीली नेटवर्क जो है नेट को एक्सेस कर पाएँ आप लोग, ठीक है। जैसे जंगल झाड़ी में आपका बहुत ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आपका जियो का, एयरटेल का बहुत सारे नेटवर्क काम नहीं करते हैं। तो ये एलोन मस्क का भी ये भी प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। पढ़ने में इनका आप जब बायोग्राफी पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है इनका। काफ़ी वीक पर्सन थे, लेकिन इन्होंने अपनी बुक मतलब किताबें पढ़ के ये सारी चीज़ें मतलब इस पोजीशन पे हैं, तो वो सिर्फ बुक की वजह से हैं भाई। इनका कोई उतना खास जो गुरु है वो नहीं था। इन्होंने खुद सेल्फ जो भी सेल्फ स्टडी की या फिर जो भी है इनका सेल्फ की वजह से इन्होंने बहुत सारे ज्ञान हासिल किया, ठीक है। तो ये है भाई, ठीक है। एलन मस्क की अगर हम बात करते हैं भाई, तो लगभग 219, ठीक है, मिलियन नहीं है भाई, बिलियन डॉलर है, ठीक है। 219 बिलियन डॉलर इनके पास है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जेफ बेजोस की, तो ये क्या है, अमेजन के फाउंडर हैं। इनके पास लगभग 171 बिलियन डॉलर है भाई। 171 बिलियन डॉलर के साथ जेफ बेजोस कितने स्थान पे हैं आपके, दूसरे पे हैं। पहले पे कौन है भाई, एलोन मस्क है, 219 बिलियन डॉलर। और रिलायंस अगर हम इंडिया की बात करते हैं भाई, तो जो रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं, वो उनको जो है आपका 10वां सबसे अमीर व्यक्ति बोला गया है, ठीक है, 10वां अमीर व्यक्ति, और इनको 10वां अमीर व्यक्ति बोला गया है। और इसके बाद जो है गौतम अडानी है, ठीक है। मुकेश अंबानी के बाद जो सेकंड नंबर है आपका गौतम अडानी है। इनका लगभग 90 बिलियन डॉलर इनके पास भी है भाई, ठीक है। 90 बिलियन डॉलर गौतम अडानी के पास है। और मुकेश अंबानी के पास भाई लगभग 100 बिलियन डॉलर है आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा एलोन मस्क चल रहे हैं भाई, ठीक है। लगभग बहुत ही हाईएस्ट हैं, सेकंड पे जेफ बेजोस हैं। तो इनका चारों का याद रखिएगा। क्वेश्चन आई थिंक यहाँ से देखो, ये करेंट अफेयर ही है, ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से ओल्ड टाइप का करेंट अफेयर है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई जो आपके थोड़ा पुराने हो जाते हैं, तो एक तरीके का वो स्टैटिक पार्ट के फॉर्म में आपका क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है आपका। तो करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मतलब एक तरीके से आप लोगों को जैसे लगता होगा कि यार करंट अफेयर तो 1 साल पहले का पूछ लिया, तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है जो आपका काफ़ी फेमस होता है, जिसके वजह से भाई उस सारी चीज़ों को पूछा जा सकता है, तो वो आपका 1 साल पीछे का नहीं होता है। फरवरी देखो 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक से एक लघु जीवनी किसने लिखी है, तो नवदीप सिंह गिल ने भाई, ठीक है। फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय जो थे हमारे नीरज चोपड़ा, इनकी एक लघु जीवनी लिखा है कौन, नवदीप सिंह गिल ने। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नीरज चोपड़ा से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है आप उससे इसको ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से फिलहाल तो अब आपको ये नहीं पूछेगा कि कितना इन्होंने भाला फेंका, ठीक है, 89.30 मीटर है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा जो मतलब उस टाइप के, क्योंकि ये सब को पता है। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि थोड़ा सा आपके लिए भी हट के हो, नाम तो वही रहेगा लेकिन आई थिंक आप समझ रहे हो, ठीक है। तो जितने भी आप पुस्तक लिखा गया है रिसेंटली, अगर आप 3 से 4 महीने का जब भी आप एग्ज़ाम होगा, उसे 3 से 4 महीने का आप देख लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि 2 साल का देख लें, ठीक है, कोई मतलब नहीं है भाई उससे। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में क्रेटर झील है, ठीक है। तो भारत में जो क्रेटर झील है वो आपका कौन सा झील है, आपका लोनार झील है आपका, ठीक है। भारत में जो क्रेटर झील है वो आपका लोनार झील है। और ये जो है वो आपका महाराष्ट्र की झील है आपका, ठीक है। ये आपका कौन सा है, महाराष्ट्र की लोनार झील है आपका। तो यहाँ पे देखिए अगला और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पर्वत की सबसे लंबी श्रृंखला यहाँ पे कौन सी है, तो पर्वत की सबसे लंबी श्रृंखला यहाँ पे जो है आपका एडीज पर्वत है, ठीक है भाई। एडीज पर्वत जो है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई कितना है भाई, लगभग इसकी ऊंचाई लगभग है आपका 4000 मीटर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ।
ताकि मोटिवेशन लेवल बना रहे कंटेंट आपको, तो मैं और भी अच्छा कंटेंट दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आप भी थोड़ा सा आप लाइक वाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। कंटेंट का आप टेंशन मत लीजिए, कंटेंट तो मैं आपको ऐसा प्रोवाइड कर दूंगा कि आप भी सोचते रह जाओगे, ठीक है। चाहे वो आप जीके की बात करो या फिर टेक्निकल की बात करो या फिर लगभग किसी भी एरिया में बात करो, ठीक है। चलो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं डेली फिर, ठीक है। ये भी आपका सेशन जो है चलता रहेगा बीच बीच में, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।